हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट पार्ट में एंशिएंट हिस्ट्री के हमने देखा था वैदिक एज, वेरियस टाइप ऑफ स्टेजेस ऑफ द लाइफ, हड़प्पन कल्चर एंड द नंदा डायनेस्टी। आज हम लोग देखने जाएंगे बियॉन्ड द नंदा डायनेस्टी, यानी नंदा डायनेस्टी के बाद कौन कौन से ऐसे वंश आए और कैसे उन्होंने भारत पे राज किया, और एक एक करके वो सभी के बारे में समझेंगे स्टूडेंट्स। एंड ये भी जानने का कोशिश करेंगे कि आज के सिस्टम में क्या रेलिवेंसी रखता है, कि ऐसा कोई सिस्टम है जो आज भी रेलिवेंट है अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट ऑफ दिस एरा। मतलब कि क्या इस उस कंटेक्स्ट के एरा के समय में क्या आज भी ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव, ऐसा जुडिशरी सिस्टम है जो कि रेलिवेंस रोल प्ले करता है। उसी प्रकार के हम लोग एक से एक करके सभी चीजों को देखेंगे। सबसे पहले नंदा के बाद अगर आप देखना चाहते हैं तो मौर्य आएगा। मौर्य डायनेस्टी का जो राइज है वो अपने आप में ही मिस्ट्री है स्टूडेंट्स। मतलब कि मौर्य डायनेस्टी का जो राइज है वो अपने आप में मिस्ट्री से हिसाब से रखता है कि इसके राइज में बहुत सारे ऐसे ऐसे काल्पनिक कहानियां बनाई गई है जिसमें ये बात क्लियर नहीं हो पाता कि जो मौर्य वंश था वो किस राजवंश से जुड़ा हुआ था। क्या ये असली का राजवंश था या फिर इसे चाणक्य ने अपनी बुद्धिमत्ता को इस्तेमाल करके उसे अपने और आकर्षित किया और उसे बनाया, या फिर एक ये क्या ये अलग से ही कुछ खड़ा होने वाला अलग ही एक वंश के रूप में बना, क्या है एक एक करके समझेंगे। मौर्य डायनेस्टी के सबसे प्रमुख राजा है चंद्रगुप्त मौर्य। हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा स्टूडेंट कि किसी भी डायनेस्टी यानी वंश को अगर आपको देखना है तो वो इसके नाम पे ही शायद वो वंश रिलेटेड हो। जैसे कि आप देख सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य जो है वो टाइटल है फॉर द चंद्रगुप्त, एंड चंद्रगुप्त जो टाइटल है वही इस वंश को अपने ओर आगे बढ़ाता है। उसी तरह सल्तनत में भी हम लोग देखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो भी एक इसी प्रकार के खड़े होने वाले दिल्ली सल्तनत के पहले बादशाह थे। उसके बाद इसी तरह सुल्तान वगैरह भी आए और मुगल का भी राइज इसी तरह हुआ। एक एक करके हम लोग सभी को देखेंगे। वो मेडाइवल मध्यकालीन भारत का भाग है, ये प्राचीन काल भारत के बारे में हम लोग अभी समझ रहे हैं। मौर्य डायनेस्टी में सबसे प्रमुख राजा है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का सबसे बड़ा राइज होने का रीजन था नंदा की जो दुश्मनी थी चाणक्य के साथ। चाणक्य कौन थे? जैसे कि आज के पार्लियामेंट में, आज के संसद में आप देखते हैं मंत्री जन होते हैं जो कि प्रधानमंत्री को सलाह देते हैं हर चीजों के बारे में। उसी तरह चाणक्य जो थे उस समय सलाह दिया करते थे नंदा डायनेस्टी को। चाणक्य के पिता जो थे, चाणक्य के पिता चाणक्य, उनका नाम था चाणक्य। चाणक्य के पिता का नाम था चाणक्य। वो जो थे वो नंदा डायनेस्टी में सर्व किया करते थे, बट उन्हें बेरहमी से उन्हें किसी कारणवश उन्हें बहुत ही ज्यादा बेइज्जत किया गया, और उसी का बदला लेने के लिए चाणक्य जो थे वो चाणक्य धनानंदा महापद्मनंदा डायनेस्टी में भी एक मंत्री के रूप में कार्यरत थे। पर इनका भी अपमान किया गया क्योंकि ये सलाह दे रहे थे वहां पर मंत्री, वहां पे जो राज करने वाले जो राजा थे उनको। इस कारण से वो उन्होंने ये ठाना कि मैं एक ऐसा डायनेस्टी, एक ऐसा वंश बनाऊंगा जो इस नंद वंश को समाप्त कर दे और एक नए वंश की शुरुआत करे जो कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा नामी, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा शक्तिशाली वंश होगा। उसी वंश का नाम उन्होंने रखा मौर्य डायनेस्टी। ये जो मौर्य डायनेस्टी आप देख रहे हैं ये शायद कहीं ना कहीं बहुत सारे इतिहासकारों ने ये बात को लिखा है कि मौर्य डायनेस्टी शायद ये शूद्रों का डायनेस्टी था। किसी ने बताया कि मूरा नाम की एक महिला जो थी वो महापद्मनंदा के साथ रहा करती थी, उनसे होने वाले जो वंश आगे बढ़े वो है मौर्य वंश। उसी तरह कई तरह की कहानियां देखी गई है, लेकिन हमें वो सब को ध्यान में नहीं रखना है। हमें पता करना है कि मुख्य राजा कौन थे, उनके कार्य क्या थे, उनके समय में क्या क्या चीजें हुई और क्या अभी भी ये चीज रेलिवेंस है कि नहीं। हमें बस वो सब चीजों का ध्यान देना है। सेकेंड देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव कदम उठाया गया। जैसे उसमें सेना पर ज्यादा ध्यान दिया गया। राज्य की परिभाषा एवं एक राजा का कार्य, एक राजा का धर्म क्या होता है, राजा का धर्म, उसके बारे में समझाया गया।
इसमें चाणक्य लिखते हैं अपने अर्थशास्त्र में, चाणक्य की एक किताब थी, जिन्हें एक पुस्तक थी जिनका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में ये बताया गया है, ऐसा तो दिखने में सोचने में लगता है कि अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होगा, कुछ व्यापार से रिलेटेड होगा, कुछ पैसों से। नो, इट इज नॉट अबाउट दिस, इट इज अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ दैट टाइम। मतलब कि वो उस समय के राजनीतिक व्यवस्था से रिलेटेड था, और ये बताया गया कि उस समय राजनीतिक व्यवस्था में किस प्रकार का कानून, किस प्रकार से जो भी एक राजा है वो अपने प्रजा को खुश रखकर अपने आसपास की बाउंड्री को वो समेट सकता है, यानी कि जीत करके अपने बाउंड्री में मिला सकता है, और वो एक विश्व का सबसे शक्तिशाली राजा बन सकता है। इसी विधि का निर्माण अर्थशास्त्र में कौटिल्य या फिर कहे चाणक्य, या चाणक्य का ही नाम है विष्णुगुप्त। ये तीनों नाम जो है वो चाणक्य से रिलेटेड है। अब चाहे तो लिख सकते हैं, चाणक्य जो थे उनका 3 नाम था, एक था विष्णुगुप्त, थर्ड था कौटिल्य। ये तीनों नाम चाणक्य से ही रिलेटेड है स्टूडेंट। एंड ये जो चाणक्य थे इनका ही समझिए मेन रोल होगा इस डायनेस्टी को खड़ा करने के लिए, क्योंकि इन्होंने ये सोचा था कि एक ऐसी राज्य व्यवस्था का निर्माण किया जाए जो सिर्फ उनके देश तक सीमित ना होकर प्रदेश में भी उसका प्रचार हो। उसी प्रकार से उन्होंने कई प्रकार के कुओं, नालाओं का निर्माण कराया, ताकि जो खेती बाड़ी थी वो भी अच्छा से हो सके, और जो वहां का जो राज्य व्यवस्था थी वो सुचारू रूप से चल सके। नेक्स्ट उन्होंने जो काम करवाया है वो था कर की वसूली पे वो ज्यादा ध्यान देते थे। सभी को एक कर यानी टैक्स देना पड़ता था। टैक्स बहुत सारे विभागों में विभाजित था स्टूडेंट्स। एंड अगर कोई हंटर गैदरर है, मतलब कि अगर कोई शिकारी है, तो उसे अपना शिकार किया हुआ आधा हिस्सा राज्य को देना पड़ता था, यानी राजा को देना पड़ता था। अगर एक व्यापारी है तो उसको अपने कुछ भाग उसे राजा को देना पड़ता था। इस तरह राज्य जो है वो कर सिर्फ पैसों में ना लेकर के वो वस्तुओं को भी कर के रूप में मानता था, कर के रूप में वो समझता था, और वो लोगों से यानी वहां पर कार्यरत लोगों से, वहां के समाज से वो कर की वसूली करके वहां पे सुशासन व्यवस्था को निर्माण करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो बहुत अच्छे राजा एंड बहुत बड़े, इनके जो थ्योरी थी वो बहुत ज्यादा अच्छा था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ही चाणक्य को मानते थे। एंड चाणक्य के ये सबसे प्रिय थे, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का निर्माण करने में चाणक्य का सबसे बड़ा हाथ था। नेक्स्ट किंग जो इम्पोर्टेंट किंग है वो है बिंदुसार। बिंदुसारा, इसका जो वर्ड है बिंदुसारा, ये बहुत थोड़ा लग रहा होगा पेक्युलियर सुनने में, बट लेट मी नो दैट बिंदुसारा जो वर्ड है ये निकला है विष से। यस, इट इज अबाउट द पॉइजन, जहर से निकला हुआ वर्ड है। क्योंकि एक बार क्या होता था, एक कहानी है कि चंद्रगुप्त मौर्य को किसी भी प्रकार से हराया ना जा सके विष दे करके, इसलिए चाणक्य ने क्या किया, उन्हें छोटे से ही विष का थोड़ा थोड़ा निवाला देता गया। थोड़ा थोड़ा करके हर ड्रॉप बाय ड्रॉप विष उनके खाने में हर दिन देते थे, जिस कारण से क्या हुआ, उन्हें उसकी आदत हो गई। अगर आपको भी कोई चीज का आदत नहीं है तो आप अगर उसको डेली थोड़ा थोड़ा करिएगा, आपको उस चीज का आदत हो जाएगा स्टूडेंट। उसी प्रकार से चाणक्य ने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य के खाने में थोड़ा थोड़ा विष मिलाते गए, जिस कारण से उन्हें विष को ग्रहण करने की आदत सी हो गई। बट एक दिन क्या हुआ, उनकी जो वाइफ थी वो गर्भवती थी, वो प्रेग्नेंट थी। वो क्या हुआ कि वो क्या किए, चंद्रगुप्त मौर्य वो अपने खाने के एक निवाले अपनी वाइफ को खिला दिए, जिस कारण से वो उनकी वहीं पे डेथ हो गई। और वो जो बच्चा था वो उसको मतलब निकाल लिया गया ऑपरेशन के थ्रू। एंड वही जो बच्चा है वो बिंदुसारा के नाम से जाना गया। यानी बिंदुसारा का नाम यहाँ पर है कि जो पर ड्रॉप चंद्रगुप्त मौर्य ने जहर पिया था, उस जहर से पनपने वाला जो बच्चा है वो बिंदुसारा का भी रोल बहुत ज्यादा मेजर देखा जाता है मल्टीपल जगह को एक्वायर करने के लिए। इन्होंने बहुत ज्यादा जगह को विश्व भर में एक्वायर किया, अपने अंडर लाया। उसके बाद जो नेक्स्ट राजा, जो सबसे बेस्ट इंपोर्टेंट राजा है वो है अशोका। अशोका को हम लोग एक अलग ही स्लाइड में समझेंगे, आप चाहते हैं तो इसको नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स।
अब हम लोग समझने जा रहे हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट किंग ऑफ मौर्यन डायनेस्टी इज द अशोका। अशोका के बारे में हम लोग समझेंगे और जानेंगे एक एक करके उनके कंसेप्ट को, और वो कैसे किन प्रकार के कारणों के कारण इतने प्रमुख और प्रसिद्ध राजा बन सके, और वो उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में। इनके समय में सबसे बड़े चेंजेस, मेजर चेंजेस इन द मौर्यन डायनेस्टी देखे गए हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि पहले तो चंद्रगुप्त मौर्य और जो बिंदुसार थे उस समय उन्होंने युद्ध के रास्ते को चुना अपने राजनीति और अपने राज्य व्यवस्था को बढ़ाने के लिए, बट इन्होंने एक पीसफुल, एक शांति के रास्ते को चुना। बट इनके अग्रसर होने में भी एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है जो कि हम लोग समझने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए, ये माना जाता है बुद्धिज्म और जैनिज्म, पहले दो धर्म को समझिए। बुद्धिज्म और जैनिज्म का जो इन्फ्लुएंस था वो इन पर बहुत ज्यादा पड़ा। जैसे कि हिंदू धर्म के साथ साथ बुद्धिज्म और जैनिज्म दो धर्म भी आपस में चल रहे थे, जिस कारण से क्या हुआ, बुद्धिज्म और जैनिज्म का प्रभाव इन पर देखा गया। बुद्धिज्म और जैनिज्म के टॉपिक को हम लोग किसी और दिन एक अलग वीडियो में समझेंगे, एक एक करके सभी को समझेंगे। अभी के लिए समझिए कि बुद्धिज्म जो था उसके अकॉर्डिंग, पहले बुद्धिज्म के कंसेप्ट को आप समझिए। बुद्धिज्म का जो कंसेप्ट है ये गौतम बुद्ध के द्वारा लाया गया था, और उन्होंने संसार के बारे में बताया कि संसार में सुख कहाँ है, या फिर संसार में इतने लोग सभी दुखी क्यों है। उन्होंने बताया द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, मतलब कि उन्होंने लिखा था सर्वम दुखम गच्छामि, मतलब कि जो दुनिया है उसके हर एक जगह में दुख है, किसी को भी यहाँ पे सुखी नहीं है, सबको कुछ ना कुछ दुख है। उन्होंने इसका कारण भी बताया कि लोग दुख क्यों है। द रीजन ऑफ सॉरो इज डिजायर, आपकी तमन्ना, आपकी इच्छा जो है वो उसके आपके दुखों का कारण है। अगर एग्जाम्पल के लिए आप समझिए, किसी के पास कार है, किसी के पास मर्सिडीज, अब बताइए उस कार जब मर्सिडीज को देखेगा तो वो बोलेगा कि काश ये मेरे पास होता। बट एक मर्सिडीज वाले के बगल पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल जो अपना खुद का लंबरगिनी होता है, समझिए लंबरगिनी है किसी के पास, तो वो सोचेगा कि काश ये लंबरगिनी मेरा होता। मतलब उसको भी दुख है, उसको भी दुख है, उसको भी दुख है। क्यों? क्योंकि जो हमारा जो मन होता है स्टूडेंट, जो हमारा मन होता है वो कभी भी किसी एक चीज पे जाके संतुष्ट तो नहीं हो सकता। इसके अगर संतुष्ट करना है तो उससे बड़ा काम और कुछ नहीं। अगर आप अपने मन को शांत रखिएगा तो आपको हर एक चीजों के बारे में फर्क समझ में आएगा, और आप फिर ये जो उपभोक्ता वाली चीजों है उसके पीछे आप नहीं भागिएगा, ये कंज्यूमरिज्म के पीछे नहीं भागिएगा। वही गौतम बुद्ध समझाते हैं कि जो दुनिया है वो बहुत ज्यादा दुखों से भरी है और सभी को दुख है, और जो दुनिया में इस दुख का कारण है वो है तमन्ना, वो है इच्छा, आपके डिजायर, आपकी चाहत कि मुझे ये मिल जाता, मुझे वो मिल जाता। अगर आप अपने आप को पेशेंस रख ले तो ये खत्म हो जाएगा। वही ये कहते हैं कि इफ यू वांट टू गेट रीड you must follow eightfold path। मतलब कि इसमें गौतम बुद्ध समझाने चाहते कि अगर आपको इन सभी चीजों से छुटकारा चाहिए तो गौतम बुद्ध के द्वारा जो 8 पाथ है, जो 8 तरह की जो एक मार्ग है उसे आपको अपनाना पड़ेगा, तभी आप इन चीजों से अपने आप को, इस संसार के मोह से आप अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं। इसी बात को ये जो अशोक थे वो उनको ग्रहण किए, और उन्हें पता चला कि युद्ध जो है वो इतना बड़ा कारण नहीं बन सकता अपनी राज्य व्यवस्था को इतने मतलब सबको दुख पहुंचा करके आगे बढ़ाना। कभी कभी पीसफुल तरीका भी स्टूडेंट एक अच्छे काम को करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसी प्रकार से जैसे कि अभी भी भारत का एक मुख्य जो काम है, मुख्य जो एक स्लोगन है वो है पीसफुल को एग्जिस्टेंस, मतलब कि शांति पूर्व सबको एक साथ मिलके रहना। वही कंसेप्ट अशोका अपनाते हैं और उन्हें समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। अशोका के बारे में बुद्धिज्म के एक बुक में लिखा गया था
बुद्धिज्म की एक बुक में लिखा गया था कि अशोका ने अपने 99 भाई को मार दिया एक राजगद्दी को अपनाने के लिए। शायद ये मिथोलॉजी हो सकती है, शायद ये काल्पनिक बातें हो सकती है स्टूडेंट, बट आप ये समझिए कि इस बुक में दर्शाया गया है कि अशोका को इस रूप में दर्शाया गया है बुद्धिज्म के टेक्स्ट के द्वारा कि अशोक उस समय ज्यादा युद्ध की तरफ विलीन थे। अशोका का जो दिल था वो ज्यादा युद्ध की तरफ था। वो जो हृदय परिवर्तन का काम जो किया गया है वो बुद्धिज्म के द्वारा किया गया है। वो बुद्धिज्म के मार्ग में चल के अशोका ने अपने हृदय परिवर्तन किया और वो शांति पूर्वक रास्ते पे चलना ज्यादा इम्पोर्टेंट समझे एज कम्पेयर टू द फाइट और द लड़ाई और युद्ध के रास्ते। तो उन्होंने क्या किया, एक कलिंग वार किया था। कलिंगा जो है वो उड़ीसा, आज की उड़ीसा में लाई करता है, उड़ीसा में होता है, ठीक है। वहां पर उन्होंने युद्ध लड़ा और वहां पे इतना खून खराबा हुआ कि उन्हें पता चल गया कि अगर मेरा युद्ध करना इतना ज्यादा खतरनाक, इतना ज्यादा दो लोगों का दुख पहुंचाना है, तो फिर इस युद्ध का, इस विजेता बनने का, ऐसा विजेता होने का क्या फायदा। इस कारण से उन्होंने सोचा कि हमें कोएग्जिस्टेंट करना है, वो भी शांतिपूर्वक। उन्होंने क्या किया, अपने आप को आगे बढ़ाया, अपने राज्य को आगे बढ़ाया। और एक एक करके हम लोग इनके कंसेप्ट को समझेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने क्या क्या ऐसा कार्य किया जिससे वे आगे बढ़े और उनके राज्य भी, जो आज मौर्य वंश के, इतना बड़ा वंश के बारे में जानते हैं हम लोग, वो कैसे आगे बढ़ा। तब तक के लिए आप चाहते हैं तो इसे नोट कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि अशोका का किस प्रकार से ऐसा कार्य किया गया जिसके कारण उनके हृदय परिवर्तन हो करके वो अपनी राज्य व्यवस्था को शांतिपूर्वक तरीके से आगे बढ़ाने में ज्यादा ध्यान देने लगे। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने बुद्धिज्म को फॉलो किया। इसके थ्रू उन्होंने सेकेंड काम किया, जो वेरी घोषा था, वेरी घोषा को चेंज कर दिया धम्म घोषा। अब ये दोनों कंसेप्ट को हम लोग एक एक करके समझेंगे, तभी आपको ये सब चीजों का क्लैरिटी होगा और आपको एक एक करके सभी चीजें समझ में आएगी। बेरी घोषा समझिए, जैसे कि कभी भी आपने महाभारत देखा होगा या ऐसा युद्ध देखा होगा जिसमें सायरन बजता है, एक शंख होता है जिसमें कस के उसमें फूंक डाला जाता है, वो सायरन होता है। वो जो सायरन है उसी को हम लोग कहते हैं बेरी घोषा, यानी युद्ध से पहले होने वाला जो सायरन होता है, जो मतलब उसको आगाह करने के लिए जो बजाया जाता है, वो बेरी घोषा होता है। उसको रिप्लेस करके जो अशोका थे वो धम्म घोषा को लाना चाहते थे। धम्म का मतलब होता है सम प्रिंसिपल। जैसे कि अगर आप कहीं जाते हैं, आप स्कूल गए, आपके लिए डिसिप्लिन मेंटेन रखने के लिए कुछ कुछ रूल बनाया जाता है कि आपको यूनिफॉर्म में आना है, आपको अच्छा से बात करना है। आप कहीं अगर ऑफिस में काम कर रहे हैं तो वहां पर भी कुछ ना कुछ रूल रहता है कि आपको एक टाइम पे आना होगा, ये क्लोथ पहन कर आना होगा, आप ऐसे ही कुछ कैजुअल पहन के नहीं जा सकते। वैसे ही इन्होंने क्या बताया, जैसे ऐसा ही समझ लीजिए कि भारत में संविधान ने भी हमें अधिकार के बारे में बताया। उसी प्रकार से धम्म में ये बताया गया है कि राज्य के लिए और वहां के प्रजा के लिए क्या क्या ऐसे नियम होने चाहिए जो कि उन्हें फॉलो करना है, और उन्हें एक तरीका का संदेश दिया गया अशोका के द्वारा, ताकि लोग जो है वो शांति पूर्वक आपस में रहे और लड़ाई झगड़ा से दूर रहे और सभी में प्रेम भाव को उजागर करे, चाहे वो उनके बड़े हो, चाहे जानवर हो, चाहे वो खुद हो, सभी को वो प्रेम भाव और समानता के भाव को दर्शाए। उसी प्रकार से उन्होंने 4 प्रकार की इंस्क्रिप्शन को देखा था। सबसे पहला था मेजर रॉक एडिक्ट, सेकेंड था माइनर रॉक एडिक्ट। एक एक करके सारे कंसेप्ट को मैं भी समझाऊंगी आपको। थर्ड था मेजर पिलर एडिक्ट, एंड फोर्थ था माइनर पिलर एडिक्ट। देखिए, मेजर रॉक एडिक्ट का मतलब समझिए। मेजर यानी आप जानते होंगे बड़ा,
रॉक का मतलब आप जानते होंगे पत्थर, और एडिक्ट का मतलब होता है उस पे खुद के लिखना, यानी खोद करके जब आप कोई चीज लिखते हैं तो फिर क्या हुआ, वो एडिक्ट। एडिक्ट का मतलब होता है अपने द्वारा लिखा गया जो संदेश था, उन्होंने उसको, जो अशोका थे उन्होंने 4 भाग में उसको विभाजित किया। एक बड़े पत्थर में उन्होंने लिखवाया, एक उससे छोटे पत्थर में, एक पिलर में। पिलर आप जानते हैं कि कैसा होता है, जो घर अगर बनता है तो उसमें पिलर लगता है, वैसा पिलर में उन्होंने लिखवाया था। वही कि किस प्रकार से आपको रहना है, आपको किन किन चीजों को ध्यान में रखना है, आपको शांति पूर्वक अपने आप को संभाल रखना है और दूसरों को भी इज्जत देना है। ये सब सारी बातों को उन्होंने लिखा था मेजर पिलर एडिक्ट और माइनर पिलर एडिक्ट में। ये चारों का लोकेशन बहुत सारे जगह पे भारत में देखा गया है। यहाँ तक कि भारत को तो छोड़िए, अफगानिस्तान तक भी इसका जो धम्ब है, वो जो पिलर है, वो देखा गया है स्टूडेंट। वो सब के लोकेशन को हम लोग किसी और वीडियो में समझेंगे। अभी के लिए आप चाहते हैं तो इसको नोट करिए, और हम लोग इसके बाद में ये पता करेंगे कि मौर्य रूल का महत्व क्या था और वहां पे जो मुख्य होने वाली बात है उसमें क्या है। उससे पहले आप चाहते हैं तो एक चीज समझ सकते हैं कि जैसे कि अभी का राज्य और कैपिटल देखते हैं, अब स्टेट और कैपिटल, यानी कि जैसे झारखंड एक राज्य है, स्टेट है, उसका कैपिटल है रांची। उसी प्रकार से उस समय कि क्या स्टेट और क्या कैपिटल हुआ करते थे उसके बारे में एक बार हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले समझिए कि अगर ये भारत था उस समय का, एक रफ डायग्राम अगर बनाना चाहे तो समझिए, जैसे ये भारत था, इसमें अलग अलग दिशा में एक एक कैपिटल बनाया गया था, एक एक राज्य बनाया गया था, उसमें अलग अलग कैपिटल बनाया गया था, जिस कारण से राज्य व्यवस्था को अच्छे से कार्य किया जाए और जो अर्थव्यवस्था, वहां की अर्थव्यवस्था है, उस पर भी जोर दिया जाए। सबसे पहला जो राज्य था वो था उत्तर पथ। यहाँ लिखते हैं उत्तर पथ। उत्तर पथ जो था वो एक राज्य है स्टूडेंट, उसका जो कैपिटल है उसे कहते हैं तक्षशिला। ये फर्स्ट पॉइंट है। उत्तर पथ, उत्तर पथ क्या है आप नाम ही से देख सकते हैं, उत्तर यानी होता है नॉर्थ की तरफ, उत्तर पथ यहाँ पर होगा। ये यहाँ पर जो लाई करता है उसे कहते हैं उत्तर पथ, और इसका कैपिटल था तक्षशिला। सेकेंड था दक्षिण पथ। दक्षिण पथ जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, इसका कैपिटल था सुवर्णगिरी। नेक्स्ट जो था वो था अवनी पृष्ठ। अवनी पृष्ठ, अवनी पृष्ठ, जिसका कैपिटल था उज्जैन। अवनी पृष्ठ कहाँ है, वह आपका उत्तर प्रदेश के जस्ट साउथ वाली रीजन पे आएगा, उसका कैपिटल था उज्जैन। उज्जैन आजकल के आप जानते होंगे कि एमपी में लाई करता है, मध्य प्रदेश में, तो आप वहां के लोकेशन से इस बात को अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आपका अवनी पृष्ठ था वो शायद एमपी में लाई करता होगा। ठीक है। फोर्थ में है प्राची। प्राची जो है वो उसका कैपिटल था बिहार। प्राची का कैपिटल था बिहार के जो पाटलिपुत्र है, बिहार का जो पाटलिपुत्र है, प्राची आपका यहाँ पे लाई करेगा। जैसे कि अब बिहार का लोकेशन हम देख सकते हैं, ये पाटलिपुत्र लाई करेगा। ठीक है। इसी प्रकार से प्राची को हमने देखा। अब 5वें नंबर में अगर हम लोग देखना चाहें तो कलिंगा था। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि उड़ीसा से रिलेटेड था कलिंगा। कलिंगा जो था उसको अशोका ने एक्वायर किया था अपने हित के लिए, बट उसी से समझिए तो उनका जो मन है, जो हृदय है, वो परिवर्तन हुआ। तो इसलिए कलिंगा को भी एक कैपिटल मान सकते हैं जो कि आज के उड़ीसा में है, और इसका जो कैपिटल का नाम था वो था तोसाली। तोसाली सबसे फर्स्ट में था, ये देखिए तोसाली यहाँ पे होगा। ठीक है। उत्तर पथ पहला है, सेकंड में दक्षिण पथ है, थर्ड में अवनी पृष्ठ है, फोर्थ में है प्राची, 5 में है कलिंगा, और जो जिसका कैपिटल है तोसाली। इस प्रकार से यहाँ पर जो मौर्य वंश थे उनके कैपिटल और स्टेट को दे सकते हैं। आप चाहते हैं तो इसको नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स।
नेक्स्ट हम लोग समझने जा रहे हैं 3 इम्पोर्टेंट थिंकर या फिर आप कहिए तो स्कॉलर जो कि रिलेटेड है मौर्यन एम्पायर से। सबसे पहला नाम आता है विशाखा दत्ता। विशाखा दत्ता। सेकेंड नाम आता है चाणक्य, जैसा भी मैंने आपको बताया है। थर्ड नाम है मेगास्थनीज। समझिए, विशाखा दत्ता जो थे उनका वो एक थिंकर थे, वो एक विचारक थे जो वो एक राज्य में अपने प्रतिनिधि के रूप में वो कार्य किया करते थे। वो क्या उनमें ये कार्य होता था उनका कि वो राजा के प्रमुख बातों को लिखे और राज्य की व्यवस्था के बारे में समझाए, राजा के निजी विचार को भी लिखे और उन्हें जनता तक पहुंचाने का कार्य करे। उसी तरह विशाखा दत्ता ने लिखा है मुद्र राक्षस। मुद्र राक्षस। चाणक्य ने लिखा है अर्थशास्त्र। मेगास्थनीज ने लिखा है इंडिका। ये तीनों जो बुक है स्टूडेंट, तीनों अपने आप में ही इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट बुक जो है स्टूडेंट विशाखा दत्ता हमें ये समझाता है कि कैसे मुद्र राक्षसा के द्वारा, उनका जो बुक का नाम है उनके द्वारा ये बताया गया है कि किस प्रकार चाणक्य ने ऐसे नीति को अपनाया, चंद्रगुप्ता की मदद की कि वो नंद वंश को हटा करके मौर्य वंश की स्थापना करे। इस बारे में कहाँ लिखा गया है? विशाखा दत्ता मुद्र राक्षसम। सेकंड में अर्थशास्त्र में चाणक्य ने ये बताया है कि राज्य की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, एक राजा का धर्म क्या होना चाहिए और एक प्रजा से उसकी एक्सपेक्टेशन और उसके जो हित हो वो कैसे किया जाना चाहिए। राज्य क्या है, राज्य के आसपास में जो राज्य है उसे वो किस प्रकार से राजा के लिए महत्वपूर्ण है। एक बात यहाँ पर समझ लेते हैं एक डायग्राम के थ्रू। जैसे कि अगर एक ये राज्य है, अगर एक ये राज्य है तो फिर आप समझ सकते हैं कि ये राज्य जो है ये इसके बगल में जो राज्य आएगा वो होगा उसका दुश्मन। जैसे कि आप समझ, यहाँ पर एक राज्य है, इसके बगल वाले राज्य उसका दुश्मन होगा। दुश्मन का दुश्मन क्या होता है? दोस्त होता है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त हुआ। उसी प्रकार से आप समझिए कि अगर ये राज्य है ए के साथ बी का दुश्मनी है, बी के साथ सी का दुश्मनी है, तो ए और सी आपस में दोस्त हुए ना। वही समझाना चाहता है चाणक्य अपने अर्थशास्त्र के बुक में कि राजा का धर्म क्या है और राज्य की व्यवस्था कैसी होती है, एक राज्य के आकार कैसे होता है और राजा को राज्य के साथ किस प्रकार का संबंध स्थापित करना चाहिए। और उनमें यह भी बताया गया है कि किस प्रकार की सैनिक व्यवस्था है और वहां पे कितने प्रकार के धर्म वगैरह प्रेजेंट है, ये भी बताया गया। वो सबको हम लोग किसी और वीडियो में समझेंगे। सेकेंड थर्ड चीज है मेगास्थनीज जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय आने वाले थिंकर थे। उन्होंने क्या बताया अपनी इंडिका बुक में, ये इंडिया से मत रिलेट करिएगा, इंडिका वो उनके वर्ड का है। इनमें उन्होंने बताया है कि मौर्य वंश में उस समय मौर्य वंश के काल में किस प्रकार के वहां के भौगोलिक क्षेत्र था, ज्योग्राफी, वहां की खूबसूरती के बारे में बताया है, ब्यूटी को बताया है। और ये यहाँ तक ही इसने ये भी कह दिया कि यहाँ पर कोई भी जो है वो यहाँ पर कोई भी गरीब नहीं है, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति गुलाम नहीं है। ये भी उन्होंने बताया कि यहाँ पे कोई व्यक्ति गुलाम नहीं है, यहाँ पे सभी इक्वल है। पर ऐसा कुछ था नहीं स्टूडेंट, यहाँ पर भी स्लेव हुआ करते थे, बट इन्होंने लिखा कि स्लेव नॉट प्रेजेंट। थिंकर्स का मानना है, अभी के हिस्टोरियन का मानना है, इतिहासकार का, कि शायद मेगास्थनीज के समय में मेगास्थनीज के यहाँ पर ऐसा हुआ करता था कि स्लेव को बहुत खराब तरीके से रखा जाता होगा, बट इंडिया में उतने खराब तरीके से स्लेव को नहीं रखा जाता था। इस कारण से उन्होंने जो शूद्रा का जो एक टाइटल बनाया गया था, जैसे कि जो हमारा बताया गया था कि हमारा जो वंश है वो 4 प्रकार में विभाजित है। सबसे पहला आता है ब्राह्मण, फिर आता है क्षत्रिय, फिर आता है वैश्य, फिर आता है शूद्र। ये
शूद्र के बाद भी कुछ वर्ण आते थे जिसे कहते थे अनटचेबल। इनको वर्ण वगैरह में गिनती ही नहीं रखा जाता था, ये अलग ही थे। उसके बाद थे चंडाल। ये उस समय का विभाजन था, उस समय के लोगों का विभाजन था कि किस प्रकार से लोगों को विभाजित किया जाता था, उसके वो सब के कार्य के आधार पर। यहाँ पर बताया गया था इस मेगास्थनीज के द्वारा कि यहाँ पे स्लेव तो है ही नहीं, यहाँ पे सभी बहुत अच्छे से रहते हैं, यहाँ पे कभी फेमाइन ही नहीं आया। ऐसा भी उसने लिखा कि कभी फेमाइन ही नहीं आया। बट शायद ये इसलिए लिखा गया, देखिए जैसे कि अगर मैं अपने लिए कोई असिस्टेंट हायर करूं तो वो मेरे बारे में तो अच्छा ही ना लिखेगा स्टूडेंट। जैसे कि अगर मैं कहीं पे किसी के अंडर काम कर रही हूँ तो मैं उनके बारे में अच्छा ही तो कहूंगी, क्योंकि वो मेरे को सैलरी दे रहे, वो मुझे सब कुछ मतलब उनके द्वारा ही मैं हूँ। तो उसी प्रकार से शायद मेगास्थनीज का ये भी होगा कि वो राज्य के विरोध जाकर कुछ भी शब्द ना लिखे, राजा के विरोध जाके कोई भी शब्द ना लिखे। इसलिए शायद उसने राजा के प्रति किसी भी गलत चीजों का जो बारे में नहीं बताया है, और उन्होंने कई चीजें ऐसे ही बताई जो कि अभी तक सोच समझ ही नहीं जा सकती। उन्होंने इवन ये भी बताया कि साउथ इंडिया में यानी दक्षिण भारत में एक घर ऐसा है जहाँ पे एक 8 साल की बच्ची प्रेग्नेंट है, जो कि ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। इसलिए मैंने कहा कि ये सब काल्पनिक बातें हैं स्टूडेंट। इसलिए अगर आपको ये सब के बारे में देखा जाए, देखिए हिस्ट्री जो है वो एक काल्पनिक चीजों से जुड़े, वो तो हम जाके देख नहीं सकते स्टूडेंट, हमारे पास ऐसे कोई अभी टाइम मशीन नहीं है जो हम लोग जाके देख सके। बट जो विचारक लिख कर गए हमें वो मानना पड़ता है, बट वो काल्पनिक भी हो सकती है। अगर आप चाहते हैं तो इसको नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अगर आपको पसंद आया तो फिर ये वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग इसके बाद वाले डायनेस्टी जैसे कि सातवाहना है, शुंग है, कान्वा है, ये सब के बारे में समझेंगे। और साथ में साथ चोला, चेरा, पांड्या जो कि दक्षिण भारत के बारे में वहां पर समझेंगे, और थोड़े से अन्य विदेशी जगह पे भी थोड़ा सा समझेंगे कि आस पास के प्रदेश में क्या हो रहा था। ये सब सभी को हम लोग अनदर वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मेरे चैनल को प्रमोट करिए ताकि मैं कंटेंट इसी तरह बनाती रहूं और आपको भी इसी प्रकार का नॉलेज प्राप्त होता रहे। थैंक यू।